बिस्मिल्लाह जी। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारा कैफ 8 का पहला लेक्चर है जो कि बेसिकली ओरिएंटेशन है। इसमें हम इस सब्जेक्ट के हवाले से कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले मुझे ये बता दीजिए, साउंड क्लियर है आप लोगों को? कोई ऊंच नीच करने की ज़रूरत तो नहीं है? क्लियर? चलिए ठीक है। कैफ 8 है सब्जेक्ट हमारा। इसमें हमने डिस्कस क्या करना है, टीचर का इंट्रोडक्शन होगा, थोड़ा सा सब्जेक्ट के हवाले से कुछ बात करेंगे, मेथडोलॉजी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने इस सब्जेक्ट को लेके चलना है। पहले सब्जेक्ट को समझेंगे, फिर उस सब्जेक्ट को हमने कवर कैसे करना है, तैयार कैसे करना है, ये डिस्कस करेंगे। और फिर इसके बाद कुछ सजेशंस होंगी मेरी तरफ से कि आप किस तरीके से मैक्सिमाइज कर लेते हैं। आपने जो भी सिस्टम ऑप्ट किया है, आपने चाहे फिजिकल क्लास में बैठे हैं, ऑनलाइन या हाइब्रिड, किस तरीके से आप मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो मैं क्विकली शेयर करूंगा आपके साथ, और कुछ चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाऊंगा। जाहिर है वो मेरी असेसमेंट होगी कि कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैंने सीए क्वालिफाई किया 2008 में। उसके बाद जिस फर्म से क्वालिफाई किया उसमें कुछ अर्सा एज ए मैनेजरियल लेवल पे जॉब की, फिर टीचिंग प्रोफेशन में आ गया। तब से आज तक फुल टाइम टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। तकरीबन 13 साल हो गए हैं। इस अरसे में बहुत से सब्जेक्ट्स पढ़ाए। कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो बाद में स्टार्ट किए, पहले नहीं पढ़ाता था, कुछ पहले पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता। लेकिन ऑडिट जो कैफ 8 ये सब्जेक्ट वो है जो मैं पहले सेशन से लेके आज तक पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब है 13 साल हो गए, 13 दूना 26 अटैम्प्ट हो गई, और डिफरेंट अटैम्प्ट्स में डिफरेंट सेशन पढ़ाए। कुछ अटैम्प्ट्स में तो 5-5 सेशन भी पढ़ाए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि काफ़ी क्लासेस पढ़ा चुका हूँ मैं। चलिए, हाँ, एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं सीफैप लेवल पे भी ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जिस तरह आपका अकाउंटिंग है ना, उसके 2-3 लेवल है। जैसे एक पीआरसी लेवल पे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, फिर उसके बाद कैफ लेवल पे है, FAR1, FAR2, फिर उसके बाद सीफैप लेवल पे है। उसी तरह ऑडिट भी कैफ पीआरसी लेवल पे नहीं है। कैफ लेवल पे सिर्फ एक सब्जेक्ट है, कैफ 8। फिर उसके बाद सीफैप लेवल पे भी है, सीफैप 6। यानी इंटरेस्टिंगली कैफ लेवल पे भी आखिरी सब्जेक्ट जो है वो ऑडिट ही है, और सीफैप लेवल पे भी जो लास्ट सब्जेक्ट है वो ऑडिट ही है। ये क्यों है, इस वजह से ये चले मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इस वक्त ये बताना चाह रहा हूँ कि सीफैप लेवल पे भी चूंकि मैं कोचिंग करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा आपके लिए प्लस पॉइंट ये होगा कि कुछ कंसेप्ट मुझे अंदाज़ा है कि आपका कौन सा कंसेप्ट ऐसा है जो आगे सीफैप लेवल पे जाके टेस्ट होने वाला है। तो मैं कुछ इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने कैफ लेवल पे जो कुछ पढ़ा है उसको आप रिटेन कर लेते हैं और सीफैप लेवल पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो आपका तकरीबन 40 to 50% कंसेप्ट्स की कवरेज सीफैप लेवल का वो कैफ लेवल से हो जाएगी। यानी कैफ लेवल के नॉलेज से कुछ थोड़ा सा मुझे बस उसको ट्यून अप करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कैफ लेवल के कंसेप्ट से सीफैप लेवल के 40 to 50% कंसेप्ट्स आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट होगा आपके लिए इस चीज़ की वजह से। अब चलते हैं सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन की तरफ। ये सब्जेक्ट देखिए, टीचर का जानना तो ज़रूरी होता ही आपका, क्योंकि जाहिर है अब आपका कैरियर, आप लोगों का कैरियर इस वक्त मेरे हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। मैं अगर चाहूं तो आपका कैरियर बर्बाद भी कर सकता हूं। क्या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। मैं छुट्टियां करूं, आपको असाइनमेंट्स ना दूं, चेकिंग ना करूं, ठीक है, बड़ी आसानी से कर सकता हूं, ठीक है। और अगर अच्छा टीचर हो और वो चाहे तो बच्चों का कैरियर बना भी सकता है। तो इसीलिए आपके लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस टीचर के पास पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो कौन है, ठीक है, उसका कॉम्पिटेंस लेवल क्या है, क्या वो इस काबिल है कि नहीं आपको पढ़ा सकता है। लेकिन इनफैक्ट ये अब आपके लिए इररेलेवेंट हो गया। क्यों? क्योंकि अब आप डिसीजन कर चुके हैं। अब आपको कुछ पता चल भी जाए तो आप अपना फैसला बदल नहीं सकते। ये तो हो गया। अब ज़्यादा अहम चीज़ है आपके लिए, वो क्या है? वो है सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन। इस सब्जेक्ट को समझना, ये सब्जेक्ट क्या है। भाई ज़रा पूछ लीजिएगा हाइब्रिड में। जी, किस वक्त आवाज़ नहीं आती? जब अच्छा, जब बोर्ड की तरफ देखता हूँ। एक मिनट पास कीजिएगा। चलिए,
जी, तो अब हम सब्जेक्ट ओरिएंटेशन की बात करते हैं। सब्जेक्ट को समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि ये सब्जेक्ट आपने इससे पहले मोस्ट प्रोबेबली कभी नहीं पढ़ा होगा। अकाउंटिंग आपने इससे पहले पीआरसी में शायद पढ़ा, कुछ को एग्जाम्टो में भी, या उससे पहले आईकॉम बीकॉम वगैरह अगर किसी ने किया वहाँ पे पढ़ा होगा। इवन अकाउंटिंग भी हालांकि स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है हमारा, वो भी शायद पढ़ा होगा आपने। और इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, लॉ, वो भी शायद आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हो। लेकिन ऑडिट वो सब्जेक्ट है जो कि शायद ही किसी स्टूडेंट ने पढ़ा हो इससे पहले। और इसके साथ एक मसला और है। वो मसला क्या है भला? कि हमने ये अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग जो आपको सिखाई जाती है ना, वो कैफ लेवल में 3 लेवल पे सिखाई जाती है। पहले पीआरसी, उसमें कुछ कंसेप्ट समझाए, फिर FAR1, उसमें कुछ कंसेप्ट समझाए, फिर FAR2। लेकिन ऑडिट में हमने जो कुछ समझाना है ना, हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है। मैंने इसी सब्जेक्ट, इसी कोर्स में आपको ऑडिट 0 स्क्रैच से लेके 100 तक लेके जाना है। हालांकि अकाउंटिंग में 0 से लेके 100 तक ले जाने के लिए 3 सब्जेक्ट, यानी समझ लीजिए कि उसमें 400-500 घंटे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 110-120 आवर्स हैं, जिनमें मैंने आपको स्क्रैच से लेके एंड तक लेके जाना। लेकिन परेशानी की ज़रूरत नहीं है, वो सारी प्लानिंग हमने की हुई है, ठीक है, वो किस तरीके से हमने जाना है। लेकिन ये एक इशू, स्टार्ट में आपको ये सब्जेक्ट कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में प्रॉब्लम होगी, ये समझ लीजिए। शुरू के 8-10 लेक्चर्स में इस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में आपको प्रॉब्लम नेचुरल, क्योंकि इससे पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप इस काबिल नहीं है कि ऑडिट पास ना कर सके, ये मतलब नहीं है। ना ही इसका ये मतलब है कि सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, क्या? कि कोई भी चीज़ जब आप पहली दफ़ा सीखते हैं ना, तो शुरू में समझ आने में थोड़ा टाइम लेती है, वो नेचुरल प्रोसेस है। तो ये सिर्फ टाइम ले रहा होगा आपको, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं। 10-12 लेक्चर्स के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको ये कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। प्री रेक्विजिट्स, क्या इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इससे पहले कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा होना ज़रूरी है? यस। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा होना ज़रूरी है? वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पढ़ा होना जरूरी है। मैंने FAR नहीं पढ़ा, क्या मैं ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ सकता हूं, पास कर सकता हूं? यस। मैंने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा, सी लॉ नहीं पढ़ा, क्या मैं ऑडिट का पेपर पढ़ सकता हूं, पास कर सकता हूं? यस। इंट्रो पढ़े बगैर आप ये पेपर पास नहीं कर सकते, लेकिन FAR1 या कंपनी लॉ पढ़े बगैर आप ये पेपर पास कर सकते हैं। हाँ, अगर आप साथ ही साथ या इससे पहले या साथ ही साथ आपने FAR1 पढ़ी हुई है, ठीक है, या कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। कुछ कंसेप्ट जो इस सब्जेक्ट में यूज होते हैं, वो उनको बेस चुके बनी होगी, तो वो आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा मिल जाएगा, आपके लिए कुछ आसानी हो जाएगी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े हुए, उनके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं हर वो कंसेप्ट, चाहे वो अकाउंटिंग में आपने पढ़ा हो, चाहे वो कंपनी लॉ में आपने पढ़ा हो, जब वो ऑडिट में आएगा तो मैं अज्यूम करूंगा कि वो आपने नहीं पढ़ा और स्क्रैच से लेके आपको समझाऊंगा, ठीक है। यानी इन शॉर्ट, इंट्रो पढ़ी है तो आप ऑडिट पढ़ सकते हैं। FAR1 और सील अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट मिल जाएगा। 5-7% के करीब, 10% के करीब कंसेप्ट ऐसे हैं जिनमें आपको हेल्प मिल जाएगी। वरना अगर नहीं पढ़ा हुआ फिर भी कोई इशू नहीं है, वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करनी है। डिफिकल्टी लेवल क्या है इस सब्जेक्ट का? मॉडरेट, ना इजी ना डिफिकल्ट। क्या डिफिकल्टी लेवल है इसका? मॉडरेट। लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। लेंथी होने की रीजन मैंने आपको बताई। क्या रीजन है? कि हमने इसी एक सब्जेक्ट में 0 से शुरू करना है, बेसिक्स भी बनानी है और फिर उसके बाद मॉडरेट लेवल पे भी लेके जाना है। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि बेसिक के लिए अलग सब्जेक्ट है और फिर मॉडरेट के लिए अलग सब्जेक्ट, एडवांस लेवल के लिए अलग, नहीं, ऐसे नहीं है। एक ही कैफ 8 सब्जेक्ट है, उसी में हमने सारा कुछ कवर करना है। थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए आपको मेहनत कुछ करनी पड़ेगी। है मॉडरेट, मुश्किल नहीं है। पासिंग परसेंटेज क्या है इसकी? 32%। अगर आप पिछले 9 अटेम्प्ट्स का एनालिसिस करें, 9 अटेम्प्ट्स का, तो आपको पता चलेगा इस सब्जेक्ट की पासिंग रेशो ऑन एवरेज कितनी है, यानी 100 में से कितने स्टूडेंट पास होते हैं? 32%, ठीक है। इस क्लास में अगर 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं ऑन एवरेज,
कितने स्टूडेंट पास होंगे? लेकिन याद रखिए ये इस क्लास की एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए दी है, क्योंकि ये परसेंटेज हमारी क्लास की नहीं है, ये पूरे आई कैप में जितने भी स्टूडेंट पेपर थे उनकी है। हो सकता है हमारी क्लास की परसेंटेज इससे ज्यादा हो सकता है हमारी क्लास की परसेंटेज उससे कम हो, अप डाउन दोनों हो सकते हैं ना, लेकिन ओवरऑल परसेंट 32% है। और ये परसेंटेज न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से कम है। अगर आप रिसेंटली जो लास्ट अटेम्प्ट है ना ऑटम 21 जिसका रिजल्ट आ गया हुआ है, जिसके स्टैटिस्टिक्स आ गए हुए हैं, उसके स्टैटिस्टिक्स जाके देखिए आपको पता चलेगा ऑडिट की पासिंग परसेंटेज है 34% और FR2 की पासिंग परसेंटेज तकरीबन 46% के करीब है। यानी अकाउंटिंग में स्टूडेंट ज्यादा पास हुए हैं और ऑडिट में कम पास हुए हैं। अच्छा, ये थोड़ा कंफ्लिक्टिंग चीज नहीं आ गई? ऊपर मैंने कहा कि मॉडरेट है, ठीक है, मॉडरेट मुश्किल नहीं है, और नीचे रिजल्ट हमें यह बताता है कि पास स्टूडेंट कम हो रहे हैं अकाउंटिंग में ज्यादा। इसकी रीजन ये नहीं है, ऑडिट में स्टूडेंट्स के कम पास होने की रीजन ये नहीं है मुश्किल है। क्या रीजन है? स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करते। जितने क्वेश्चन जितना टाइम वो काउंटिंग को देते हैं ना, उतना टाइम अगर ऑडिट को दे दे कंफर्म है स्टूडेंट पास हो जाएगा, लेकिन इतना टाइम नहीं देते, उतनी प्रैक्टिस नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन बड़े शौक से करते हैं। थ्योरी में लिखना पड़े ना सवाल का जवाब तो हमें पड़ती है मौत। हम कहते हैं थ्योरी में तो वही फार्मूला, क्या पढ़ लिया, समझ आ गया, याद कर लिया, काफी है, लिखने की क्या जरूरत है, हाथ थक जाता है, बोरिंग काम, भाई मैंने याद कर तो लिया। रिटन प्रैक्टिस नहीं करते। कभी काउंटिंग में भी ऐसा किया कि सर लेक्चर समझ आ गया, असाइनमेंट करने की क्या जरूरत है, मुझे पता है डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट क्या होगी, ठीक है, उधर से एक्सपेंस रिकॉर्ड होना है, उधर से एसेट की वैल्यू में से लेस होना है, कहानी खत्म। कभी ऐसे किया? नहीं किया। ऑडिट में करते हैं। तो जो हाथ, याद रखिएगा, ये गोल्डन स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको, लिख लें, जो हाथ 6 महीने नहीं ना चला वो एग्जाम में भी नहीं चलेगा। फिर आप आके कहेंगे सर सवाल का समझ तो आगे थे क्या पूछ रहा है और लिखा नहीं गया, ये नहीं पता चला उसको प्रेजेंट कैसे करना है, क्यों नहीं लिखा गया, लिखा ही नहीं 6 महीने। क्लियर हो ये बात? फिर आगे चलते हैं। पेपर स्ट्रक्चर क्या होगा? पेपर स्ट्रक्चर क्या होगा? 25% थ्योरी का पेपर होगा और 75% केस स्टडीज होंगी। 25% थ्योरी का पेपर, थ्योरी का मतलब क्या? रटे वाला, एज इट इज, जिसमें वो पूछता है भाई ये चीज है, ये बता दो, जो आपने याद की होगी रिप्रोड्यूस करना है। और 75% केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब क्या है? केस स्टडी का मतलब क्या है? सिनेरियो बेस्ड। ये 3 कलर के मार्कर हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू। ये समझा? एग्जाम में क्वेश्चन आया कितनी तरह के मार्कर्स हैं, रटा लगाया होगा, 3 तरह के मार्कर हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू। ये है थ्योरी का क्वेश्चन। ये वाला मार्कर किस कलर का है? ये वाला मार्कर किस कलर का है? ब्लैक। इसमें अगर आप लिखें कि रेड है या ब्लू है या ब्लैक है और फिर आके कहें सर कोई तो ठीक होगा ना, तो नंबर दे देगा वो? नहीं। ये बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं, थ्योरी रिप्रोडक्शन रटे वाले कंसेप्ट में और केस स्टडी वाले में। केस स्टडी में आपने जो ऑलरेडी नॉलेज वही यूज होगा बैकएंड पे, लेकिन रटे वाले क्वेश्चन में आप आंखें बंद करके सारा छाप सकते हैं। केस स्टडीज में आपको जो सीखा हुआ उसको अप्लाई करना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है। उसमें कुछ चीज रेलिवेंट हो जाती है, कुछ चीजें इरेलीवेंट हो जाती है। एग्जाम में अगर आपने सारी चीजें लिख दी रेलिवेंट इरेलीवेंट, आप फिर भी फारग है, और अगर आपने इरेलीवेंट लिख दी फिर भी फारग है। आपको सिर्फ रेलिवेंट चीज लिखनी। और ये कैसे डिसाइड करना है कि कौन सी चीज रेलिवेंट है कौन सी नहीं, ये क्वेश्चन बताता है। ये हम प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। सिर्फ बता रहा हूं कि हमारे पेपर में रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन भी आएगा, केस स्टडी भी आएगा। वैसे केस स्टडी तो आपने शायद की होगी बिजनेस लॉ में। बिजनेस लॉ की निस्बत ये केस स्टडीज आसान है, बिजनेस लॉ की निस्बत ये केस स्टडीज आसान है, लेकिन सिचुएशंस ज्यादा है, सिचुएशंस ज्यादा है। ये चैप्टर टू चैप्टर, जैसे बिजनेस लॉ में केस स्टडी का एक ही उसूल होता था, लॉ में क्या रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखो कोई और साथ में डिसीजन बेसिस डिसीजन, हर तरह के टॉपिक की केस स्टडी इसी तरीके से सॉल्व होती थी। ऑडिट में ये होगा, है केस स्टडी आसान, लेकिन एक चैप्टर की केस स्टडी और दूसरे चैप्टर की केस स्टडी में थोड़ा फर्क होगा। टाइम क्या मेरे भाई? अच्छा,
थोड़ा फर्क होगा। ये बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, केस स्टडी पहचाननी आती है ना? कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप पहचान सकते हैं क्या रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है कि केस स्टडी का? बड़ी आसानी होगी इससे। तो एमसीक्यूज हमारे पेपर में नहीं आएंगे। कितने मार्क्स का पेपर होगा? 100 मार्क्स का। उसमें कुछ रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस होंगे और कुछ केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे। रिप्रोडक्शन के परसेंटेज ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ऑन एवरेज कितने परसेंट वेटेज होती है कि रिप्रोडक्शन के केस स्टडी वाले कितने? अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ आया आपको। एक स्टूडेंट है, सारी किताब का उसने 100% रट्टा लगा लिया, क्या वो पास होगा कि फेल? केस स्टडी कोई नहीं की, फेल। उसके मार्क्स मैक्सिमम कितने आएंगे? 25। तो याद रखिए, इसका मतलब ये हुआ, अभी एक चीज हमने सीख ली कि सिर्फ याद कर लेने से हम पास नहीं होंगे। सिर्फ याद कर लेने से हम पास नहीं होंगे जब तक कि केस स्टडी की प्रैक्टिस ना करें, जब तक कि उस कंसेप्ट को अप्लाई करना ना सीखें। यहां तक क्लियर बात? आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में छोटे क्वेश्चंस होते हैं, 3 to 6 के दरमियान में वेटेज होती है। केस स्टडीज थोड़े लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। जाहिर है केस स्टडी आपको पता, लंबी चौड़ी कहानी उसने पता, तो नंबर भी उसने ज्यादा रखने होते हैं, तो 6 to 10 मार्क्स होंगे। अच्छा, ये खास तौर पे ये कंसेप्ट जो है ना, अगला, हाउ मच लेक्चर डू यू कवर इन अ डे? एक दिन में हमें कितने लेक्चर कवर करने चाहिए? ये फिजिकल नहीं, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड होकर ऑनलाइन वालों के पास भी जा रहा है ना। तो ये बेसिकली आपका तो एक ही रूटीन है, क्या? हर रोज कॉलेज आए, लेक्चर लें, घर जाए। ऑनलाइन में स्टूडेंट्स जो हमारी क्लास में ऐड होता है ना, वो 3 पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐड होता है। पहला स्टार्ट में, यानी आजकल से। जो स्टूडेंट हमें आजकल, यानी आज क्या तारीख है? 28, 28 मार्च, 29, 30 मार्च, 1, 2, 3, 4 अप्रैल तक ज्वाइन करें, उनके लिए सिंपल रूल है, क्या? रोज का एक लेक्चर। पूछते होते हैं ना, एग्जाम में 4 महीने रह गए हैं, कैसे लेक्चर को कवर किया जाए? 2 महीने रह गए, कैसे लेक्चर? ये उस सवाल का जवाब दे रहा हूं, उस सवाल का जवाब दे रहा हूं। अगर आपने स्टार्ट किया है आजकल से, तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? रोज का एक लेक्चर। अगर रिजल्ट के बाद ज्वाइन किया है, जो चूंकि तकरीबन 30-35 दिन निकल चुके हैं, यानी रफली 1/3 सेशन निकल चुका है, 2/3 रह गया, तो अब उनको क्या करना चाहिए? 1.5 लेक्चर एक दिन में कवर करना चाहिए। लेकिन ये मैथमेटिकली तो एक दिन में 1.5 लेक्चर हो सकता है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। क्यों भला? ये थोड़ी होगा कि आधा लेक्चर हुआ, स्टॉप कर दिया, बाकी आधा कल देखूंगा। वो तो यहाँ तो रूटीन बनी होती है ना, रिदम बना होता है। तो आपने उस ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ने जो रिजल्ट के बाद हमें ज्वाइन कर रहा है और ये वीडियो उस वक्त देख रहा है, उसने क्या करना है? उसने 2 दिनों में 3 लेक्चर कवर करना है, यानी 1.5 लेक्चर डेली नहीं, ठीक है, बल्कि 2 दिनों में 3। या इसको यूं कर लें कि एक हफ्ते में 9 लेक्चर। एक हफ्ते में, नॉर्मल स्टूडेंट एक हफ्ते में 6 लेक्चर ले रहा है ना, तो उसने चूंकि 1.5 महीना पीछे गुजार दिया, तकरीबन 1.25 महीना, तो डेफिशिएंसी कवर करने के लिए क्या करना है? तो 6 दिनों में 9 लेक्चर्स। और वो स्टूडेंट जो रिजल्ट के बाद भी 1 महीने के बाद ज्वाइन करते हैं, ऐसे भी होते हैं ना कुछ स्टूडेंट, इस स्टूडेंट को पहले तो ये सोच लेना चाहिए कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट को एक दिन में 2 लेक्चर्स कवर करना पड़ेंगे। ऐसे स्टूडेंट को एक दिन में 2 लेक्चर, तो ये एवेल्युएट कर ले। ऐसे स्टूडेंट जब हमारे पास पूछने के लिए आते हैं ना, हम उनसे पूछते हैं और कोई सब्जेक्ट दे रहे हो, कौन से सब्जेक्ट दे रहे हो, उसमें प्रिपरेशन कैसी है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, डिफिकल्टी लेवल उसका क्या, वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर उसको मशवरा देते हैं। अगर ऐसा कोई ऑनलाइन स्टूडेंट जो रिजल्ट के भी तकरीबन 1 महीने के बाद ज्वाइन कर रहा है, अगर वो एक दिन में 4 घंटे, कितने घंटे? 4 घंटे सब्जेक्ट को दे सकता है, तो फिर इसको सेलेक्ट करें, वरना टाइम और पैसे जाया ना करें। और आप लोगों के लिए क्या रूल बना वाला? हर रोज कितना पढ़ना है और कितना लिखना है? पढ़ना और लिखना दोनों मिला के कितना? 2 घंटे। अगर आपके पास हर डेली 2 घंटे हैं, सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, वरना इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं। कुछ बात समझ आ रही है? आगे चलें। चलिए, ये तो हमें हो गया कितने लेक्चर्स हमने कवर करने हैं। आगे चलते। अच्छा, यहां पे रुक के कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें। यहां था कोई नहीं पूछना? चलिए, बस आपका यही ताउन दरकार है।
फेल होने के लिए। फिर हमारी फर्म, जिस फर्म से हमने आर्टिकल्स किया ना, उसमें सीनियर ना बड़े बड़े जालिम सीनियर भी होते थे, लेकिन बड़े बड़े रहमदिल भी होते थे। लेकिन सीनियर जालिम हो या रहमदिल, एक चीज कॉमन होती थी, क्या? सिखाते जरूर थे। और एक कहावत बनी होती थी कि पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। तो पूछने की आदत डालें, ठीक है, पूछने की आदत डालें। आप ये समझते शायद आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो टीचर खुश होगा, जो जान छूटी। कभी कभी खुश भी होते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हम ज्यादा खुश होंगे। इससे पता चलता है कि आपको समझ आ रही है कि नहीं और कितनी समझ आ रही है, वो आपके क्वेश्चन से पता चलेगा ना। वैसे तो कोई ऐसी चीज नहीं है ना जिससे हम नाप के आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बड़ी, कोई कंसेप्ट कितना समझ आया। है कोई ऐसा थर्मामीटर दुनिया में इजाद हुआ जो नाप सके कितनी समझ आए? नहीं। तो फिर टीचर कैसे पता चलता है, टीचर को कैसे वैल्यूएट करता है? आप लोगों के सवालों से पता चलता है। तो क्वेश्चंस को पूछा करें। आगे चलते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं फिजिकल स्टूडेंट आप लोगों के लिए अगर पास होना चाहते हैं तो। देखिए ये वो बातें हैं, आप शायद समझ रहे होंगे आज सर ऑडिट का कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, ये तो टाइम जाया कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो कंसेप्ट से रिलेटेड है, वो कंसेप्ट समझने के लिए जरूरी है। अच्छा कंसेप्ट ग्रिप हासिल करनी हो उसके लिए जरूरी है, यानी वो है कंसेप्ट स्पेसिफिक। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होंगी लेकिन ओवरऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं वो टॉपिक रिलेटेड नहीं है, इसमें कोई आर्ट का टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है। किससे रिलेटेड है? सब्जेक्ट रिलेटेड। और हमारी आरडीटी की किताबों में लिखा हुआ है कि जो ब्रॉड लेवल की चीजें होती है ना, टॉपिक तो स्पेसिफिक लेवल की चीज है, सब्जेक्ट रिलेटेड डिस्कशन करें वो ब्रॉड लेवल की, ये ज्यादा अहम होती हैं। तो ये वाले जो कंसेप्ट्स आपको चीजें सिखा रहा हूं ना, ये हमने कोई आर्ट का टेक्निकल कंसेप्ट अभी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन ये आपके लिए ज्यादा अहम है उनसे। ये आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट को अफेक्ट कर रही हैं। एक है कंसेप्ट स्पेसिफिक चीज, वो आज डिस्कस नहीं कर रहा। एक है सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज जो ब्रॉडर लेवल की है, वो डिस्कस कर रहे हैं हम। आज के बाद ये चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, एक है लाइफ स्पेसिफिक चीज जो सिर्फ आपके सब्जेक्ट को नहीं, सिर्फ आपके कैरियर को नहीं, आपकी पूरी लाइफ से रेलिवेंट होगी। कुछ गुर की बातें ये भी हमने सीखी हैं बड़ों से, और हम कोशिश करेंगे ये बातें भी वक्तन फवक्तन आप तक पहुंचाए। जैसे हम तक पहुंची, हम आगे आप तक पहुंचाए, ठीक है। अब आगे अमल करना ना करना वो तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन दरमियान में अगर कोई ऐसी बात आएगी ना, मैं आपको बता दिया करूंगा कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, ये लाइफ स्पेसिफिक है, सारी जिंदगी काम आने वाली बात है। आगे चलते हैं, कुछ सजेशंस। रेगुलर, पंक्चुअल, क्या फर्क है दोनों में? रेगुलर का मतलब क्या है? रोज आना है। पंक्चुअल का मतलब क्या है? वक्त पे आना है। वक्त क्या है हमारी क्लास का? आपने क्लास में वक्त पे मौजूद होना है, आपके लिए। मैं कभी कभार शायद छुट्टी कर लूं, आपने नहीं करने। मैं कभी कभार शायद कोई चाय आने में देर हो जाए तो 2-4 मिनट, आपने लेट नहीं होना, ठीक है। क्यों भला? क्योंकि मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूं, आपने भी बनना है, आपने भी बनना। आपके ऊपर ज्यादा अमल करना जरूरी है इसका। बी अटेंटिव इन क्लास, क्लास में अटेंटिव होना है। अटेंटिव होने का मतलब क्या होता है? अटेंटिव होने का मतलब क्या? पूरी तवज्जो के साथ। तवज्जो किधर? उस्ताद की तरफ। अटेंटिव होने का मतलब क्या है? तवज्जो किधर? उस्ताद की तरफ। सारी चीजें निकाल देनी है जहन से। लिबर्टी मार्केट जहन से निकाल देनी है, मोबाइल जहन से निकाल देना है, पबजी जहन से निकाल देनी है। पूरी तवज्जो किधर? उस्ताद की तरफ। इधर जो चीज 1 घंटे में आप सीख लेंगे ना, 1 घंटे में, वो घर बैठ के 4 घंटों में खुद से नहीं सीख सकते आप। ये चीज हमेशा ज़हन में रखिएगा। उस्ताद 1 घंटे में, अगर उस्ताद सिखाने वाला हो ना, 1 घंटे में जो चीज सिखा सकता है वो आप पूरे दिन में खुद से बैठ के नहीं सीख सकते। तो अटेंटिव हो के अगर मिस कर दी कोई चीज, और हम कोशिश करेंगे, आप में से अगर किस स्टूडेंट का मेरे से कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है या अंदाजा है तो उसे पता होगा, क्लास में हम कोशिश करते हैं उधर उधर की बातें ना करें, वक्त ज़ाया ना करें, ठीक है। सारी बातें काम की होती है। अटेंटिव होके आपने बैठना है। क्वेश्चंस पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? क्वेश्चन जरूर पूछने हैं और घबराना नहीं है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछते हुए, बात ना स्टूडेंट घबरा जाते हैं, मैं क्वेश्चन पूछूंगा ना, बोंगा सा क्वेश्चन होगा, ये हंसना शुरू हो जाए, और ये सच में हंसना भी शुरू हो जाता है, ये साथ वाला जो बैठा होता है। आपने इससे कोई परेशान नहीं होना, ठीक है।
क्योंकि मुझे अंदाजा है कि जब तक मैं आपको कोई उल्टी सीधी चीज पढ़ाऊंगा नहीं ना, आप उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते। मैं 13 साल 13 दूना 26 सेशन और 26 दूना पता नहीं 26 तिया चौका कितने क्लासेस है मेरी पूरी क्लास में, शायद ही इतने सारे अरसे में जितना मैंने पढ़ा 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे हों जो स्टूडेंट ने इररेलेवेंट पूछे हों। पूरे कितने लाखों क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछे होंगे मेरे से इस अरसे में, सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे शायद जो इररेलेवेंट होंगे। उसमें भी शायद कोई मेरी मैं सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कोई मेरी गलती होगी, वरना आपका कोई क्वेश्चन इररेलेवेंट नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि वो इस सब टॉपिक से रिलेटेड ना वो एडवांस लेवल का हो। ये अक्सर होता है कि कुछ स्टूडेंट जो ज्यादा जरा सीख रहे होते हैं ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो आगे चल के मैंने समझाना होता है। तो मैं उस सूरत में अक्सर ये करता हूं कि उसका बेसिक आंसर बता देता हूं और फिर ये कह देता हूं कि कंप्लीट आंसर आपको बाद में मिलेगा, या सम टाइम मैं ये कह देता हूं कि कंप्लीट आंसर सारे का सारे बाद में मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस आपने जरूर पूछ। वीकली केस स्टडीज आपने अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे वीकली केस स्टडी होंगी कॉलेज में, आपने अटेम्प्ट करने हैं रिटर्न फॉर्म में। शैतान आपको एक बात कहेगा, क्या अभी तुम्हारी तैयारी सही नहीं है, पहले पूरी तैयारी कर लो फिर सही तरीके से टेस्ट देना। तो आप उसकी बात मान लेंगे? आप कहेंगे नहीं कोई बात नहीं, तैयारी ना से मुझे पता सही तैयारी नहीं है, ये पता तो कितनी तैयारी सही नहीं है ये कैसे पता चलेगा? पेपर देंगे तो पता चलेगा ना। 20 में से 6 नंबर आए तो उसका मतलब मुझे ज्यादा तैयारी करनी है, 20 में से 12 नंबर आए तो उसका मतलब है थोड़ी कम तैयारी करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि तैयारी मुझे कम करनी है मैं ज्यादा कर लूं। तो ठीक है, तैयारी अभी करने वाली है, वो रहेगी, हमेशा रहेगी, लेकिन कितनी तैयारी करनी है ये कैसे पता चलेगा? टेस्ट देंगे, उसके फीडबैक से पता चलेगा आपको। ठीक है, हाँ, आप इधर आए घर बार छोड़ के, बहुत से स्टूडेंट, आपने हॉस्टल को ध्यान से सेलेक्ट करना है। कोई ऐसा हॉस्टल जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, पढ़ने का एनवायरनमेंट हो, और जो आपके रूममेट्स हैं ये भी ध्यान से सेलेक्ट करना है। ठीक है, वो पढ़ा हुआ ना, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ठीक है, तो अगर आपके अच्छे पढ़ने वाले रूममेट्स होंगे तो आप भी पढ़ेंगे, वरना जैसे वो करेंगे आप भी वैसे ही करेंगे। ठीक है ना, वो तो आपने सुना ही होगा, उस्ताद ने मशवरा दिया किसी शरारती बच्चे को कि भाई कुछ लायक बच्चों में आके उठना बैठा करो। कुछ ऐसे बाद पता चला लायक बच्चे भी शरारतें करने शुरू हो गए। तो ऐसा ना हो, आपने अच्छे रूममेट्स को सेलेक्ट करा जो आप जैसे हो। टर्न ऑफ सेल फोन्स बिफोर एंड, क्लास में आने से पहले मोबाइल फोन बंद। ठीक है, क्लास में आने से पहले मोबाइल फोन बंद। ठीक है, मोबाइल फोन आपने इस्तेमाल नहीं करना। आप देखेंगे मैं कभी क्लास में मोबाइल फोन नहीं लेके आता, आज लेके आया हूं। किस वजह से? सिर्फ कि टाइम, वो घड़ी नहीं है ना अभी लगी, टाइम देखने की वजह से। लेक्चर को प्लान करना होता है ना, तो उस हिसाब से, लेकिन वो भी मैं भाई से पूछ रहा हूं तो मोबाइल को नहीं देख रहा मैं। आपने कभी भी मोबाइल ले आए लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना। आपको नहीं किसी कंपनी के सीईओ की कॉल आनी जो आपने अपनी पूरी कंपनी आपको बेचने के लिए कोई ऑफर दे रहा हो, नहीं आनी कॉल अभी। ठीक है, कोई अहम कॉल नहीं आनी ऐसे। ठीक है, तो आपने सेल फोन इस्तेमाल नहीं करना, ऑफ करके बैग में रख देना। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है? लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर लेक्चर लीजिए। क्या सेशंस है? लैपटॉप या हालांकि ज्यादातर जो ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम्स है हमारे प्रोफेशनल, वो लैपटॉप पे भी चलते हैं, मोबाइल पे भी चलते हैं, दोनों पे। ठीक है, क्या इस्तेमाल करना है, क्या सेशन दे रहा हूं? लैपटॉप या कंप्यूटर, मोबाइल नहीं। ठीक है, मोबाइल नहीं। मोबाइल क्यों नहीं? रिसर्चर्स हमें, आपने कभी ये देखा काउंटिंग कर रहे हैं उसमें ध्यान इधर उधर नहीं जाता, थ्योरी में चला जाता है ना? ऐसे होता है ना, काउंटिंग में आप खूबे होते हैं बिल्कुल। थ्योरी में जो इधर उधर ध्यान जाता है ना, उसमें कसूर आपका नहीं है, कसूर सब्जेक्ट का भी नहीं है, कसूर होता है एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर लेते जी। हाइब्रिड वालों को देखने आवाज आ रही है उधर? हाइब्रिड ओके? जी चलिए, आवाज मेरा ख्याल जा रही है तो आगे चल। हाँ, तो डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर, रिसर्चर्स ये कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस है वो क्या है भला? आपका मोबाइल फोन।
और आप उसी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस के साथ करने वाली चीज करते हैं, क्या? पढ़ाई। ठीक है, देखिए पढ़ाई सबसे ज्यादा फोकस मांगती है आपका। और किसके ऊपर? आप मोबाइल के ऊपर, जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट। अभी लेक्चर ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद दराज की तरफ से कोई ऑफर आ जाएगी, फिर फूड पांडा की तरफ से ऑफर आ जाएगी, फिर दोस्त का मैसेज आ जाएगा, फिर उसके बाद आप कहेंगे अच्छा काफी हो गया, पास करके थोड़ा मैं यूट्यूब पे देख लेता, ईमेल चेक कर लेता हूँ, फेसबुक चेक कर लेता हूँ, कोई अहम मैसेज तो नहीं आया हुआ। मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग। तो कोशिश करें मोबाइल से जितनी जान छुड़ाई जा सके छुड़ाएं। ठीक है, मैंने भी अपनी जिंदगी में मोबाइल का इस्तेमाल मिनिमम किया हुआ है, मिनिमम किया। कुछ लोग नाराज भी होते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में उन्हें पता चल जाता है ना इसकी आदत ही यही है, फिर नाराजगी खत्म हो जाती है। शुरू शुरू में नाराज होते हैं, तो कोशिश करें मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम। तो ऑनलाइन अगर आपने अच्छा यूजर एक्सपीरियंस लेना है ऑनलाइन एजुकेशन का, किसी भी जगह से अगर अच्छा एक्सपीरियंस लेना है आपने, तो लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर लेक्चर सुना करें, देखा करें। एक दिन में एक आइडियल, एक दिन में एक लेक्चर। और किस स्पीड पे? रेगुलर स्पीड पे। एक होती है स्पीड, एक होती है कंप्रीहेंशन, अंडरस्टैंडेबिलिटी। दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। ये बात समझ आई आपको? क्या बात? स्पीड को बढ़ाएंगे अंडरस्टैंडिंग कम होती जाएगी, स्पीड को कम करेंगे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती जाएगी। तो जैसे ही आप स्पीड डबल करेंगे, लेक्चर को कवर कर लेंगे लेकिन अंडरस्टैंडिंग कम। वही क्वेश्चन जो आप रेगुलर स्पीड के साथ सुनते तो आपको समझ आ जाता, वो फिर बाद में आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ रहे होते हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट। ये मेरा तजर्बा है। वो टाइम जो लेक्चर से बचाते हैं कहाँ पे जाके लगता है? व्हाट्सएप पे, या फिर खुद टकरे मार रहे होते हैं किताबें खोल के कि इसका जवाब किधर है, इसका जवाब किधर है, हालांकि लेक्चर में मौजूद होता है। तो आपने कोशिश करनी है जब कभी ऑनलाइन एजुकेशन, तो रेगुलर स्पीड के ऊपर, क्योंकि जो कंसेप्ट है ना, ये नॉवल नहीं है, ये मूवी नहीं है। आप तो कभी मूवी डबल स्पीड में देखी है? नहीं देखी ना। हालांकि उसमें टेक्निकल स्टफ नहीं होता, इसमें तो सब्जेक्ट्स में तो फिर टेक्निकल स्टफ होता है, जो सुनने के साथ दिमाग में बैठने के लिए ना उसको टाइम चाहिए होता है, और आप उसको टाइम नहीं दे रहे होते अपने दिमाग को। ठीक है, तो कुछ चीजें बैठती हैं, कुछ चीजें नहीं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी को मिसयूज ना करें, डेली स्टडी करें, खासतौर पर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट। ऑनलाइन और फिजिकल में सबसे बड़ा जो डिफरेंस आता है वो इसी वजह से आता है कि ऑनलाइन में स्टूडेंट्स रिलैक्स हो जाते हैं अक्सर। ठीक है, फिजिकल में रूटीन बनी होती है। ठीक है, उनको पता दिल चाहे फिर भी क्लास में आना, ना चाहे फिर भी। ऑनलाइन में अच्छा अभी नहीं, शाम को नहीं, सुबह कर लेते हैं, सुबह नहीं वीकेंड पे 2-3 कर लेंगे लेक्चर। इस तरीके से लेक्चर इकट्ठे होते जाते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी है ऑनलाइन सिस्टम में, लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी को मिसयूज ना करें, बल्कि डेली स्टडी करें। और फोन मैंने आपको, सेल फोन मैंने आपको पहले ही बताया। स्टूडेंट, आपके सीए का सबसे बड़ा दुश्मन क्या भला? कौन है आपके सीए का सबसे बड़ा दुश्मन? कौन है? आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, याद रखिएगा। अब ये वो बात समझा रहा हूं जो क्या है, लाइफ स्पेसिफिक, सारी जिंदगी काम आएगी। जो दूसरों के कहे से नहीं सीखता ना, वो फिर अपने तजर्बे से सीखता है। तो अगर आपको लग रहा है मैं झूठ कह रहा हूं, ठीक है, तो आप अपने तजर्बे से सीख लें, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन बहरहाल बताना मेरा फर्ज था। ये क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। यूट्यूब वर्सेस ऑफिशियल लेक्चर्स। यूट्यूब पे फ्री लेक्चर अवेलेबल है, भाई आप पागल हैं क्लास में आए? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, भाई आप पागल हैं? आपको नहीं पता यूट्यूब पे फ्री और 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार में बिक रहे हैं लेक्चर्स, आपने 16,000 कॉलेज को दे दिए। क्या आप पागल हैं? क्या आप पागल? अब सुनिए क्या फर्क है, क्या फर्क है यूट्यूब वर्सेस। अच्छा, जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता ना, उसके लिए बेहतर ऑप्शन वही है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं ना, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी टीचर से पढ़ने हैं कोई टॉपिक जो है वो छुट्टी कर ली उन्होंने, और वो टीचर्स अब ऑप्शन नहीं है, तो चलें वो उस तरह की चीजें कमी बेशी आपने कर ली यूट्यूब, वो ठीक है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो हमेशा किसी भी जगह, ये नहीं कह रहा, अपनी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहा हूं, किसी रेलिवेंट टीचर से लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन करवा के पढ़ना हमेशा बेहतर है। क्यों भला? सबसे पहले चीज, यूट्यूब पे जो लेक्चर्स हैं वो आउटडेटेड हो सकते हैं, आउटडेटेड हो सकते हैं। वैसे इस अटेम्प्ट में ऑडिट में कोई ज्यादा चेंज नहीं आया, लेकिन स्टिल आ सकता है, गारंटी नहीं है कि आएगा भी नहीं। ठीक है, आपको पता है पिछले अगर आपने देखा हो सब्जेक्ट्स में, तो ड्यूरिंग द सेशन भी आई कैप कुछ रिवीजन्स कर देता है। तो आपको हमेशा
एक खतरा रहेगा, क्या पता नहीं किस दिन कौन सी रिवीजन ना आ जाए, और अगर कोई रिवीजन आए तो आपको कोई बताने वाला नहीं होगा क्या रिवीजन थे, ठीक है। और अगर कोई रिवीजन नहीं भी आए ना, तो अगर आप यूट्यूब पे, तो आपको पूरे सेशन में डर लगा रहेगा कोई रिवीजन आ तो नहीं गई, हो सकता है कोई रिवीजन हो जो मुझे ना पता चले। तो एक, लेकिन जब आप किसी टीचर के साथ अटैच होते हैं आपको पीस ऑफ माइंड हो जाता है। आपको पता है जो भी ऊंच नीच आई ना, इच्ची बिची उस्ताद की जिम्मेदारी है, उसको पता है मैं इसके पास आ गया हूं, मैं बस यही कर सकता, अब आगे जो करना है उस्ताद ने करना। और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने हर जगह पे नजर रखी होती है, आई क्या वेबसाइट, इधर उधर की दूसरी चीजें, पास उसको अंदाजा होता है पहले से, ठीक है। और जैसे ही कोई चेंज आता है वो आपको 2 से 3 दिन के अंदर, हर टीचर, अपनी बात नहीं कर रहा, हर टीचर आपको बता देता है कि भाई ये चेंज आया, इसको इस तरीके से कवर करना है, ठीक है। सिलेबस से, और फिर अगर फर्ज करें सिलेबस चेंज नहीं, फर्ज करें स्टार्ट में भी चेंज नहीं हुआ, ड्यूरिंग सेशन भी चेंज नहीं हुआ, एग्जामिनर स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। अब उस्ताद को पता है, मुझे अंदाजा है कि ये जो एक सिलेबस में चैप्टर है ना, इसमें से तकरीबन कंफर्म क्वेश्चन पूछता है, इसमें 5 टॉपिक है, इसमें पिछली दफा इसने टॉपिक नंबर 3 पूछा था, इस दफा टॉपिक नंबर 1 पूछेगा। 3 तो आपको तो पता है एक जनरल रूल होता है हमारा, जो सवाल पिछली दफा उसने पूछ लिया नॉर्मली इस दफा नहीं, हालांकि इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है, वो कभी डिस्कस करूंगा फिर आपके साथ। अब मैंने पिछले सेशन में जो लेक्चर डिलीवर किए थे ना, उसमें हो सकता है मैंने टॉपिक नंबर 3 के ऊपर ज्यादा फोकस किया हो या किसी और टॉपिक, लेकिन इस दफा मुझे टॉपिक 3 टेस्ट हो गया ना, मुझे पता टॉपिक 3 टेस्ट नहीं होगा चैप्टर में से 1 होगा। इस दफा मैं जो लेक्चर में चेंज करूंगा, ट्यूनिंग करूंगा, जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो उस टॉपिक में किसके ऊपर करवाऊंगा जिसके आने का चांस ज्यादा है। तो जो लेटेस्ट एग्जामिनर का फोकस है, आपको जो भी टीचर प्रिपरेशन करवाता है ना, उसके मुताबिक करवाता है। इसीलिए जो YouTube वाले लेक्चर्स हैं वो हो सकता है पुराने फोकस के मुताबिक हो, आपको जो क्लास में किसी भी टीचर जो फ्रेश करवाएगा वो लेटेस्ट के मुताबिक होंगे। और फिर पास्ट पेपर की डिस्कशन ये तो आपको नहीं मिलेगी ना, पुराने लेक्चर में इस अटेम्प्ट में जो पेपर हुआ है उसकी डिस्कशन मिलेगी, कोई डिस्कशन नहीं मिलेगी। एक रीजन ये आउटडेटेड लेक्चर हो सकता है वो। दूसरी रीजन कोई एडिशनल स्टडी मटेरियल नहीं होगा, आप एक एक से पूछते फिरेंगे, भाई ये क्लास में सर ने ये जो चीज दी थी, ये माइंड मैप दिया था, ये नोट्स दिए थे, ये क्वेश्चन दिया था, ये किधर है। लेक्चर तो मिल गए, लेकिन अमूमी तौर पे साथ में स्टडी मटेरियल सारे का सारा नहीं मिलता, सारे का सारा स्टडी मटेरियल साथ में बाजू का नहीं मिलता। तो क्लास में लेकिन टीचर जो है वो आपको सारे का सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। जैसे हम इंशाल्लाह आपको बहुत से प्रीमियम रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे जो इवन पिछले सेशन के क्लास में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए थे, बने नहीं थे। मतलब आपको पता है ना, हर चीज डेवलप होती रहती है ना, हर चीज डेवलप होती रहती है। हमारे पार्टनर ने हमें एक बड़ा अच्छा लेसन दिया, एक क्लास बड़ा अच्छा लेसन दिया। क्या ऑडिट करने के लिए आए, हमने ऑडिट कर लिया था, रिव्यू करने के लिए आए। पार्टनर ना बाद में काम चेक करने के लिए आता है। उन्होंने पहले दिन एक सवाल पूछा, उन्होंने कहा पिछले साल ऑडिट हुआ था, हमने कहा बिल्कुल हुआ था। हमने कहा आपने भी ऑडिट किया है, उन्होंने कहा बिल्कुल ऑडिट किया। उन्होंने कहा 2 में से अगर एक चीज नहीं है ना तो आपने टाइम जाया किया है। 2 में से एक चीज नहीं है तो क्या चीज, या तो पिछले साल की निस्बत कम वक्त लगना चाहिए वही काम करने में, जितना हमें पिछले साल काम करने में वक्त लगा इस साल वक्त कम लग, या उसी वक्त में हमें ज्यादा काम करना चाहिए। बताइए आपने क्या किया? हमने किया कुछ भी नहीं था दोनों लेकिन कह दिया सर टाइम उतना लगाया प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की। ठीक है, तो याद रखिए जो सब्जेक्ट है ना, इसकी हर सेशन में डेवलपमेंट होती है, हर टीचर के। मेरा नॉलेज वो नहीं था इस पिछले सेशन में जो इसमें, इवन जो उस्ताद होता है ना रोज पढ़ता है, मेरा आज जो नॉलेज है ना कल वो नहीं था, और जो आज नॉलेज है ना कल ये नहीं होगा, क्योंकि मैं हो सकता है रात को जाके 2 घंटे पढ़ूं, कोई नई चीज मेरे जहन में आ जाए, ठीक है, कोई नई एग्जाम्पल आ जाए। तो इसलिए याद रखें हर सब्जेक्ट में डेवलपमेंट होती रहती है, तो उससे हम फिर प्रीमियम रिसोर्सेज बनाते रहते हैं। वो आपके साथ शेयर होंगे जो पिछले सेशन में नहीं थे। इसका यह मतलब नहीं है पिछले सेशन में सही नहीं पढ़ाया था, इसका मतलब क्या है कि पिछले सेशन से भी ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है हर टीचर, तो वो आपको इस सेशन में क्वालिटी मिलेगी। फिर यूट्यूब पे ले लिया लेक्चर, सवाल है किससे पूछे भाई, उधर कोई है ये कहने वाला, क्या पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? और यूट्यूब पे है कोई बैठा हुआ जो आपके सवाल का जवाब दे ले? नहीं है, ठीक। फिर किससे पूछना पड़ेगा? अपने दोस्त से, अपने दोस्त से, और दोस्त से बड़ा छोड़े वो खुद बेचारा सीख रहा है, वो खुद बेचारा जितना उसका नॉलेज है उतना ही जवाब देगा। आगे चलते हैं। और टेस्ट, और ये सबसे अहम चीज, यूट्यूब पे लेक्चर ले लिए, टेस्ट कब देंगे, किसको चेक करवाएंगे, फीडबैक कहां से लेंगे?
नहीं ले सकते ना, ले सकते। और फिर इलीगल और अनएथिकल तो है ही। अच्छा अब ये देखें, ये सारी चीजें क्या मैं इसलिए कह रहा हूं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को, कि इसलिए कह रहा हूं कि वो यूट्यूब वाले लेक्चर ना ले, पैसे दें, मेरे पास आए, पैसे देंगे जेब में आएंगे, इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा थोड़ा इसलिए भी कह रहा हूं। लेकिन बड़ी वजह ये नहीं, मेरी अगर वजह ये होती ना आपको, तो मैं रजिस्ट्रेशन से पहले 1 महीना 1.5 महीना पहले, आप माशाल्लाह खुद समझदार है, प्रोफेशनल बॉडी के स्टूडेंट है, बीए के स्टूडेंट नहीं, सीए के स्टूडेंट है, अगर मैं ये पर्पस होता ना, मैं यही वीडियो आज से महीना पहले लगा के फेसबुक पे यूट्यूब पे वायरल की होती मैंने, कि भाई आओ यूट्यूब के लेक्चर ना लेना मेरे पास। नहीं की, क्यों नहीं की? स्टूडेंट अपना डिसीजन कर, अब तकरीबन सारे लोग डिसीजन कर चुके हैं। अब मेरी इस इंफॉर्मेशन से किसी का डिसीजन तो चेंज नहीं हो, जो ऑनलाइन में स्टूडेंट बैठा हुआ है भाई वो रजिस्ट्रेशन करवा चुका है तभी ये लेक्चर देख रहा है ना, तो मैं सिर्फ उस स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस देने जा रहा हूं इस बात से कि आपने अगर 16,000 पे किया है, 18 जितनी भी फीस है, और कोई दूसरा आपका साथी है फ्री में लेक्चर ले रहा है, तो आप में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप सुकून के साथ रिलैक्स होकर रात को सो सकते हैं कि भाई मेरे सिलेबस में जो भी बीची चेंज हुआ मुझे सर करवाएंगे, मुझे जो भी प्रैक्टिस की जरूरत है, किस टॉपिक की कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, सर ने असेसमेंट किया सर करवाएंगे, मेरा टाइमली सिलेबस कंप्लीशन सर ने इंश्योर करना है, टेस्टिंग मेरी किस लेवल पे चाहिए मुझे करंट पैटर्न के मुताबिक सर को पता है, सर ने प्लानिंग की हुई है, टेस्ट सर ने बनाए हुए हैं, सुकून से सो सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट उसने पैसे बचा, लेकिन उसकी एफर्ट बहुत ज्यादा लगती है और वो बहुत टेंशन में भी होता है, उसकी जिंदगी में अनसर्टेनिटी होती है। ये इस स्टूडेंट की जिंदगी में अनसर्टेनिटी नहीं है ये वाली, कम से कम ये वाली नहीं है। तो ये फर्क बताया आपको, कुछ समझ आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। मेजर रीजन ऑफ फेलियर, ठीक है, एक तो एग्जामिनर कमेंट भी बता देता है, एग्जामिनर कमेंट्स पता ना आपको क्या होते हैं, लेकिन तब तक तो वक्त गुजर चुका होता है, आपको भी पहले दिन बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप ये ना कि सर बाद में बताएं। रीडर प्रैक्टिस नहीं करते काउंटिंग के पेपर की तरह, बताया ना, काउंटिंग के पेपर की तरह रीडर प्रैक्टिस भाई लिखेंगे नहीं तो कैसे प्रेजेंटेशन आएगी, आपको प्रेजेंटेशन नहीं सीख सकते, लिखेंगे तो पता चलेगा ना कि केस स्टडी को किस तरीके से प्रेजेंट करना है। रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करते, रिक्वायरमेंट, अच्छा हमारा सीए का जो रिप्रोडक्शन का रेटिव वाला क्वेश्चन है ना, ये भी सीधा क्वेश्चन नहीं होता, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में भी घुमाता है। छोटी सी एग्जांपल बताऊं आपको, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्या पूछा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए क्या करोगे? सर मैं दिन रात एक करूंगा, मेहनत करूंगा, ऑडिट 2 घंटे पढ़ूंगा, वीकली टेस्ट दूंगा, केस स्टडीज को रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करूंगा, जो चीज समझ में नहीं आएगी आपसे सवाल पूछूंगा, ये सारे टू बिकम चार्ट। अगली टर्न में सवाल पूछा, व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म ऑन बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट? भाई वही सवाल हुआ, वही सवाल नहीं हुआ, जमीन आसमान का फर्क है, एक लफ्ज चेंज किया, टू को ऑन कर दिया। अब क्या सवाल हुआ, आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद? सर कभी भी केस स्टडी अटेम्प्ट नहीं करूंगा, अब कभी भी कोई लेक्चर नहीं लूंगा, ठीक है, अब गाड़ी में याशिया करूंगा, इसीलिए तो सीए में आया था। पर एक लफ्ज चेंज हुआ, ठीक है, और ये है रिप्रोडक्शन, ये केस स्टडी नहीं है, इसमें भी मार खा जाते हैं, रिक्वायरमेंट को सही तरीके से नहीं समझते। सुनने 6 महीने की तैयारी एक तरफ, 3 घंटे का पेपर अटेम्प्ट करना एक तरफ। 6 महीने की आपने देखा ना, 6 महीने दिन रात एक करते हैं, बाजू का पेपर में कुछ ऊंच नीच हो, तबीयत खराब हो जाती है, परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते, फर्क। 6 महीने की तैयारी एक तरफ, 3 घंटे का पेपर एक तरफ। अगली बात सुने, 3 घंटे का पेपर एक तरफ, वो जो 20 मिनट रिक्वायरमेंट को रीड करते हुए आप लगाते हैं वो एक तरफ। जिसने रिक्वायरमेंट को सही समझ लिया ना, उसका पेपर इंशाल्लाह पास। इस लेवल पे ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो मेहनत ना करता, वो पीआरसी में छांटी हो जाती है। इस लेवल पे वो स्टूडेंट फेल होता है जो रिक्वायरमेंट को सही तरीके से नहीं पढ़ता, ठीक है। इसमें काउंटिंग में और ऑडिट में रिक्वायरमेंट का फर्क। अकाउंटिंग में आप क्वेश्चन को देख के ना, देख के शक्ल आपको अंदाजा हो जाता है, ऊपर ट्रायल बैलेंस, नीचे बैलेंस, नीचे अदर इंफॉर्मेशन, हो ना हो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पूछी होगी, वही पूछी होती है, वही पूछ। शुरू में कहा अकाउंटेंट ने गलतियां की हैं, ये वाली आपके नीचे फॉरन रिक्वायरमेंट ज़हन में आ गई, रेक्टिफाइंग एंट्री पूछ रहा होगा, वही पूछ रहा होता है। ऑडिट में ऐसा नहीं होगा, सेम इंफॉर्मेशन 4 टॉपिक्स में टेस्ट हो सकती है,
अब यहाँ पे चूंकि काउंटिंग कर करके वही माइंड बना होता है, हम कहते हैं अच्छा इस तरह की इंफॉर्मेशन में इस तरह का सवाल होता था, एग्जाम में भी यही पूछा होगा। रिक्वायरमेंट चेंज होती है, तो रिक्वायरमेंट सबसे अहम चीज होगी एग्जाम में आपकी। किधर की रिक्वायरमेंट? ये रिक्वायरमेंट। सिलेक्टिव स्टडीज, कुछ टॉपिक्स को पढ़ते हैं, कुछ टॉपिक्स को छोड़ जाते हैं। हमारा एग्जामिनर बीए का एग्जामिनर है, सीए का एग्जामिनर है? सादा मासूम के शातिर चालाक, वो कोशिश कर रहा होता है कि पेपर वो बनाए जो आप अटेम्प्ट सिलेबस में हो और आप अटेम्प्ट ना कर पाए। उसने कुछ रूल बनाए हुए हैं, क्या? जो एंड वाले टॉपिक है ना वो टेस्ट कर लो। एंड वाले टॉपिक जो हैं, क्यों भला? क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो ना उसमें स्टूडेंट के एंड वाले टॉपिक वीक होते हैं, शुरू वाले टॉपिक स्ट्रांग होते हैं। शुरू वाले टॉपिक में ज्यादा टाइम लगाया होता है, रिवीजन कर करके पक्का किया होता है। एंड वाले टॉपिक में कहते हैं फटाफट डबल की स्पीड से भगाओ इनको, लेक्चर कवर करें। एग्जामिनर को ये नहीं पता क्या, वो मरीज से थोड़ी आता है, इधर इसी दुनिया में रहता है, उसको पता है सारी स्ट्रेटजी, उधर से क्वेश्चन सेट कर लेगा। तो सिलेक्टिव स्टडी हमने कभी नहीं करनी है। ये तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि जो टॉपिक छोड़ते हैं एग्जाम में वही, ये इत्तेफाक नहीं होता, इसके पीछे रिसर्च होती है। किसकी? एग्जामिनर की। ठीक है, कि स्टूडेंट ने कौन कौन सा टॉपिक छोड़ा होगा, उसमें टेस्ट कर। और भी असूल है कुछ, आपको बाद में पता, जिसमें स्टूडेंट की परफॉर्मेंस वीक होती है उन टॉपिक्स को बार बार टेस्ट करता है। लेकिन आप बेफिक्र हैं, जिस तरह एग्जामिनर स्टूडेंट की रिसर्च करके बैठा है ना, वो हम उस्ताद एग्जामिनर की रिसर्च करके बैठे हैं। एग्जामिनर का माइंड डीकोड करके, नहीं ये मकसद नहीं, लेकिन आपने अमल करना है जो उस्ताद करे। एब्सेंटीज्म छुट्टी कर ले। सीए और बीए में बहुत से फर्क है, उनमें से एक फर्क ये भी है, सीए में एक छुट्टी करेंगे ना आपके पास होने का चांस 2% कम हो जाएगा, 2% कम हो जाएगा। इसमें मैं डिबेट नहीं कर रहा कि कैसे कैलकुलेट किया है मैंने, इस पर डिबेट नहीं कर रहा, लेकिन ये है तकरीबन 2% आपका एक दिन छुट्टी करने से 2% कम हो जाएगा। क्योंकि 100 लेक्चर हैं, 50 छुट्टियां करेंगे तो बाकी 50 नंबर नहीं ले सकेंगे ना, एक नंबर की गलती तो करेंगे, 49 मार्क्स के साथ पास नहीं हो सकेंगे। सिंपल रूल। मोबाइल फोन क्लास में इस्तेमाल नहीं करना, नहीं मोबाइल करना, रीजन ऑफ फेलियर पढ़ रहे हैं ना, स्ट्रेटजीज ऑफ पासिंग थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाला फेल होगा। दूसरों के सवाल को नहीं सुनना, ये तो इसका सवाल है, मेरा सवाल थोड़ी है। मैं तो ऑडिट के किसी और ही लेवल पे हूं, मेरे तो कुछ और ही सवाल होंगे। और एग्जैक्टली आप यकीन नहीं करेंगे 45 सेकंड के बाद वही सवाल दोबारा कोई दूसरा स्टूडेंट पूछ रहा होता है, वही सवाल। क्यों? जिस वक्त वो सवाल पूछ रहा था मैंने कहा अच्छा ये 20 सेकंड लगाएगा सवाल पूछने में, सर 1 मिनट लगाएंगे जवाब देने में, 1.5 मिनट है मेरे पास, निकाल भाई मोबाइल, मैसेज ही देख लो 1.5 मिनट में, वही सवाल पूछ रहे होता है। तो आपका क्या ख्याल है, मैं जवाब दे देता हूँ? दे देता हूँ मैं, कभी कभी जवाब नहीं देता, अक्सर दे देता हूँ, लेकिन जब देता हूँ तो क्लास भी करता हूँ। क्लास होनी चाहिए ना, जिसने सारी क्लास का टाइम जाया किया। नॉट अटेम्प्टिंग वीकली टेस्ट, ये बता दिया हुआ है। हाउ मच एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पास दिस पेपर, इस पेपर को पास करने के लिए कितनी एफर्ट की जरूरत है? 2 घंटे डेली पढ़ना है घर में, इसमें क्लास का टाइम शामिल नहीं है। ये ना कि 1.25 घंटा क्लास होगा बाकी 45 मिनट पढ़ने हैं, क्लास का टाइम शामिल नहीं है। होम असाइनमेंट आपको दी जाएगी डेली, आपने जैसे काउंटिंग के टीचर देते हैं होम असाइनमेंट, करते हैं ना, ऑडिट के टीचर आपको होम असाइनमेंट देंगे, वो भी करनी है। वीकली टेस्ट लेने हैं, संडेज को रिवीजन करने हैं। ठीक है, स्टडी मटेरियल क्या होगा? 2 ऑप्शंस, एक आई कैप का स्टडी टेक्स्ट है, क्वेश्चन बैंक है। आई कैप का स्टडी टेक्स्ट है, क्वेश्चन बैंक है, ये स्टडी मटेरियल। दूसरा क्या है? इंस्ट्रक्टर का, आपके भाई का किताब होगी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 पूरा स्टडी टेक्स्ट, क्वेश्चन भी होंगे उसमें। वॉल्यूम 2 में एडिशनल प्रैक्टिस की, स्टडीज की एडिशनल प्रैक्टिस। हाँ जी, स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर वॉल्यूम 1 में सारे कंसेप्ट, सारे चैप्टर? हाँ जी, वॉल्यूम 1 में सारे चैप्टर्स हैं, कोई कंसेप्ट मिसिंग तो नहीं। सर वो काउंटिंग में ऐसे होता है कि कुछ टॉपिक वॉल्यूम 1 में होते हैं, कुछ वॉल्यूम 2 में होते हैं, आपके सारे एक ही बुक में हैं? हाँ जी, हमारे सारे एक ही बुक में हैं। तो सर वॉल्यूम 2 की क्या जरूरत है?
वॉल्यूम 2 की जरूरत इसलिए थी जितना गुड़ उतना मीठा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे पास होने का चांस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। वॉल्यूम 2 सर, लेकिन फिर इसका मतलब है वॉल्यूम 1 करने सिलेबस पूरा हो जाएगा, मैं वॉल्यूम 2 नहीं करूंगा। तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं हाँ लेकिन जुमला कंप्लीट करो, तुम वॉल्यूम 2 नहीं करोगे पहली अटेम्प्ट में, लेकिन दूसरी अटेम्प्ट में तुम जरूर करोगे, दूसरी अटेम्प्ट में जरूर करोगे। इंटेग्रल पार्ट है, हालांकि ये कंप्लीट सारे कंसेप्ट, लेकिन उस कंसेप्ट की एप्लीकेशन, ये इंटेग्रल पार्ट, ये इंटेग्रल पार्ट, ठीक है। प्रैक्टिस दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लें, आपकी मर्जी है, चाहे आई कैप, ये भी ठीक है, कुछ स्टूडेंट आई कैप के बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट फिर एक काम करे, कम से कम वॉल्यूम 2 ले ले जिसमें एडिशनल क्वेश्चन, ये वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एडिशनल है ना, तो ये बेहतर है। लेकिन बहरहाल अगर आप सिर्फ आई कैप का स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक करते हैं तो वो भी चल जाएगा। आप ये ना समझे कि मैं अपने कोई किताबें बेचने के लिए ये कह रहा हूँ, ठीक है। याद रखें, उस्ताद बिजनेसमैन नहीं होता, अच्छा टीचर कोई भी हो वो कभी बिजनेसमैन नहीं होता। वो पैसे ले रहा होगा, आपको पढ़ाने के पैसे ले रहा हूँ, फ्री में थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको जो भी मशवरा कोई भी उस्ताद देगा ना, अपने इंटरेस्ट को सामने रख के कभी नहीं देगा, आपके इंटरेस्ट को सामने रख के देगा, जो भी अच्छा टीचर होगा। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम, मेरी सजेशन ये है, मेरी सजेशन ये है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर इसके ऊपर तो नहीं मुझे पता कितनी मेहनत लगी है, लेकिन इसके ऊपर मुझे पता है कितने सालों की मेहनत है और किस तरीके से चीजें हमने की। बहरहाल प्रेफर्ड स्टडी मटेरियल ये है, ये यूज करें, वरना अगर आप आई कैप का भी यूज करते हैं चलेगा। हम आपको जो कुछ पढ़ाएंगे डेली बेसिस के ऊपर बता दिया करेंगे, आई कैप की बुक में ये इस जगह पे मौजूद है। आगे चलें जी। सर्विसेज, क्या सर्विसेज मिलेंगी? नहीं, जूस कोई नहीं मिलेगा, कैंटीन खोल के नहीं बैठा हुआ मैं, जूस बाद में समोसा पूछ ले। हाँ, समझा ये जाता है कि कोई भी जो पढ़ाना है ना, पढ़ाना, अब असल में ना दुनिया हो चुकी है 3G 4G 5G, टीचिंग वो 2G के ज़माने में। समझा जाता है कि अभी भी जो टीचिंग है ना, इसका मतलब क्या है, लेक्चर आके देना है, उस्ताद ने लेक्चर आके देना है। और अगर कोई उस्ताद मेहनती होगा तो साथ में नोट्स भी बना के दे देगा स्टूडेंट की ज़िंदगी को थोड़ा आसान करने के लिए। ये आज से कोई 40-50 साल पहले की अप्रोच है। आज की जो टीचिंग है वो चेंज हो चुकी है। अच्छा, वह पाकिस्तान में अभी इतनी चेंज नहीं हुई, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज में देखें ना, जाके वहाँ पे यूनिवर्सिटी में किस तरीके से एजुकेशन, वो आपका दिमाग खुले, 2G से 5G पे आप पहुँचे, आपको कम से कम पता चले हो क्या रहा है, ठीक है, चाहे उस सिस्टम अवेलेबल ना हो आपको इंटरेस्ट। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हमने 2G से 5G, समझ लें हम 2G से 3G पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपके साथ ये कुछ चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, कन्फर्म नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ। असल में एक चीज़ आपको और बताऊँ, जो भी उस्ताद पक्का होता है ना, पक्का, वो खुद अपनी मेहनत से नहीं होता, उसको स्टूडेंट करवाते हैं, ठीक है। मेरे जो शुरू के स्टूडेंट थे ना, जो कैरियर के शुरू के, वो मेरे बेहतरीन स्टूडेंट थे। मैं आपकी तारीफ करने के लिए आपको नहीं कहूँगा बेहतरीन, वो वाले स्टूडेंट मेरे बेहतरीन स्टूडेंट थे। वो मुझे कहते सर ये नहीं, इसको इस तरीके से करें, सर ये करें, सर ये करें। मेरे बहुत से स्टूडेंट, मुझे शायद ही किसी स्टूडेंट का नाम याद हो या कोई स्टूडेंट याद हो, मुझे वैसे नाम नहीं याद, लेकिन मुझे एक स्टूडेंट याद है, मेरी क्लास में फीमेल स्टूडेंट थे। इतने क्वेश्चन पूछे, इतने क्वेश्चन पूछे कि दूसरे स्टूडेंट तंग आ जाते थे, दूसरे स्टूडेंट तंग आ जाते थे। इवन कुछ स्टूडेंट, अब वैसे मुनासिब नहीं है बात, लेकिन बहरहाल क्योंकि आइडेंटिफिकेशन मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा, दूसरे स्टूडेंट का नाम रख दिया था क्वेश्चन बैंक, कि इसने जब भी मुंह खोलना कोई ना कोई सवाल पूछना है। लेकिन वो स्टूडेंट मेरे बेस्ट स्टूडेंट में से एक थे। मुझे पता चला कि अच्छा, स्टूडेंट के में क्या क्या सवाल आ सकते हैं, वो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो स्टूडेंट जो है, हाँ पास हो गए थे, बिल्कुल पास हो। तो स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट, अब मैं आपको ये कमिट नहीं कर रहा, लेकिन आपको बता रहा हूं मैं कोशिश, ताकि आप मुझे प्रेशराइज करें। सर आपने पहले दिन वादा किया था ये प्रोवाइड करेंगे, किधर है, ठीक है सर, मैं कहूँगा नहीं आज नहीं, कल फिर आप पूछेंगे, तो आप लोग मुझे मजबूर करेंगे काम कर। ये मैं अपना टारगेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब आप लोग मुझे प्रेशराइज करेंगे, बार बार करेंगे, ठीक है। और अगर करेंगे तो मैं माइंड नहीं करूंगा, अबे सर ये आपने ये वादा किया था, जरा ये करें, बताएं, ठीक है। तो अच्छा स्टूडेंट जो होता है ना, वो टीचर को रिलैक्स नहीं होने देता, और जो अच्छा उस्ताद होता है वो स्टूडेंट को
रिलैक्स करके रखता है। अब बेफिक्र नहीं, परेशान ना, रिलैक्स करके इंशाल्लाह आपको पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। क्या कमिट कर रहा हूं मैं चीजें आपके साथ, लेक्चर नोट कर, स्मूथ एंड टाइमली सिलेबस कवरेज। ठीक है, जो स्टूडेंट में से कोई सब्जेक्ट पहले पढ़े हैं या उन्होंने फीडबैक लिया, उनको अंदाजा होगा कि एक स्टेटमेंट मैं दिया करता हूं, पहले दिन जितना और जिस लेवल पे पढ़ाऊंगा ना, आखिरी दिन भी उतना उसी लेवल पे पढ़ाऊंगा। ये नहीं होगा कि पहले दिन कम और आखिरी दिनों में ज्यादा। आपको होता है ना, एक अप्रोच होती है, हम फुड़काते हैं। एक होता है ऑडिट करना, एक होता है ऑडिट फुड़काना। एक क्या होता है ऑडिट करना, एक होता है ऑडिट फुड़काना। करना भी आता है, फुड़काना भी आता है, दोनों चीजें सीखी हैं। लेकिन हम फुड़काएंगे नहीं, पहले दिन भी ऑडिट करेंगे और आखिरी दिन भी ऑडिट करेंगे। भागम भाग नहीं करेंगे, भागम भाग नहीं करेंगे। ठीक है, कि आखिरी 10 दिनों में जो है वो आधा सिलेबस फुड़का दिया, ठीक है, या 25%, ऐसा नहीं। स्मूथ एंड टाइमली सिलेबस कवरेज। टाइमली से क्या मुराद है, किस टाइम पे सर लेक्चर्स कितने होंगे, कमोबेश 100। सर सिलेबस कंप्लीट कब होगा, 30 जुलाई 2022। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब ये बार बार नहीं पूछने दोनों सवाल, आप लोग बार बार पूछते हैं। ठीक है, अभी आपके साथ एक डेट कमिट कर दी, इंशाल्लाह इस डेट पे सिलेबस कंप्लीट होगा। पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करवाई जाए। कुछ चीज ऐसी होती है जब स्टूडेंट वैल्यूएशन कर रहे होते हैं ना, अच्छा ये कर सर आपको पता चला, कंपैरिजन नहीं करा, सिर्फ वैसे एक रिस्क असेसमेंट का टॉपिक है, उसको सामने रख के आपको सवाल पूछ रहा हूं। हमने कहा 30 जुलाई, आपको पता चला एक दूसरे टीचर है, उन्होंने अपना सिलेबस 30 जून को कवर कर दिया। बताइए कौन बेहतर है, 30 जून वाला 30 जुलाई वाला? आप वैल्यूएशन नहीं कर सकते, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। रफली अगर सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन में देखें, वो हो सकता है दूसरा टीचर एफिशिएंट हो, वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसने कम वक्त में आपको सारी चीजें बता दी हैं, ये भी हो सकता। लेकिन ये भी हो सकता है क्या जल्दी जल्दी में फुड़का ऑडिट किया ना फुड़का, दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। मैं सिर्फ आपका माइंड खोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप तस्वीर के दोनों रूप देखें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पास्ट पेपर की प्रैक्टिस होगी हर कंसेप्ट की और डेली बेसिस के ऊपर। ये नहीं टॉपिक खत्म हुआ हफ्ते के बाद, इंशाल्लाह डेली बेसिस के ऊपर। जिस दिन हमने पास्ट पेपर का कोई क्वेश्चन नहीं ना किया, उस दिन हमने ऑडिट पढ़ा नहीं है और टाइम जाया किया है। जिस दिन हमने पास्ट पेपर का कोई क्वेश्चन नहीं किया, उस दिन हमने टाइम जाया किया है। डेली बेसिस के ऊपर क्लास में भी डिस्कस करेंगे, होम असाइनमेंट के तौर पे भी आपको मिलेगा। कैसे प्रोजेक्टर या स्मार्ट बोर्ड के जरिए से क्लास, वैसे भी ऐसे भी डिस्कस हो सकता है। हाँ भाई खोल लो किताबें, ये सवाल ऐसे ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जब सवाल सबके सामने होगा ना, एक एक लफ्ज, आप पूरा फोकस होंगे सामने, सबका फोकस होगा एक, उस्ताद का भी फोकस होगा एक, और मैं एक एक लफ्ज में से कंसेप्ट निकाल के आपके सामने रख, तो फिर आपको पता चलेगा अच्छा कितना फायदा है सामने क्वेश्चन होने का। तो आपके साथ जो डिस्कशन की जाएगी क्वेश्चंस की, वो किताब से नहीं बल्कि प्रोजेक्टर या स्मार्ट बोर्ड होगा, उसके जरिए से की जाएगी। फिर है मेंटीमीटर, क्विकली टेस्ट योर कंसेप्ट, ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। माइंड मैप्स क्या होता है? टीचर लिख रहा होता है, आप नोट कर रहे होते हैं। ऐसे होता है कि आपकी जिंदगी में टीचर लिख रहा है व्हाइट बोर्ड, आप साथ साथ नोट कर रहे हैं, होता है कि नहीं होता? करते हैं कि नहीं करते? गलत करते हैं। आप सारी जिंदगी गलत करते रहे हैं। क्यों? जब आप हमारा फोकस होना है ना, जब हमने, तो हमने मल्टीटास्किंग नहीं करनी। जब आप सुन रहे होते हैं ना, लिखने के ऊपर आपका फोकस कम होता है, तवज्जो कम होता है। लेकिन जब लिख रहे होते हैं ना, सुनने के ऊपर फोकस कम होता है। ठीक है, ये नेचुरल है। ठीक है, इसमें आपका कसूर नहीं है, हम इंसानों की लिमिटेशंस है कुछ। ठीक, फोकस कम होता है। मैं ये चाहता हूं क्लास में आप फोकस अटेंटिव रहें, किसकी तरफ? उस्ताद की तरफ। ठीक है, इसीलिए जो भी चीज आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए ना, वो माइंड मैप की शक्ल में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आपको लिखना ही ना पड़े। आपको जो भी चीज रिटर्न फॉर्म में जरूरी है ना, आप जैसे आज की क्लास में सारी चीजें आपको, ये आपको माइंड मैप आपके पास है ना, मिल गई कि नहीं मिल गई? आपको सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं, टेंशन नहीं है, आपने सिर्फ सुनना है और समझना है। हाँ, कोई बहुत अच्छी बात लगे वो लिख ले, लेकिन वो कितनी होगी? 10%। आपकी एफर्ट 100% से रिड्यूस होकर 10% पे आ गई। ठीक है, तो इसीलिए आपको इंशाल्लाह हर लेक्चर में इंशाल्लाह आपको माइंड मैप दे दिए जाएंगे उस लेक्चर के, जिसकी वजह से क्या होगा, लिखने से आपकी जान छूट जाएगी। आपने सिर्फ सुनना है, समझना है, सवाल करना है। बहुत अहम चीज होगी उसको लिखना। ब्रेनस्केप ये क्या है, ये भी आपको फिर बताऊंगा कभी। ये 2 टेक्निक्स।
बहुत वैल्यू एडिशंस हैं। बहरहाल हर चीज़ जो है वो जाहिर है वैल्यू एडिड है, वो टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है, फिर आपके सामने रखी जा रही है। ऐसे नहीं कोई भी टेक्निक या सिस्टम आपके सामने रखा जा रहा है। आखिरी चीज़ आज के लेक्चर की, लेक्चर प्लान। हमारा लेक्चर किस तरीके से चलेगा? कल आप आएंगे लेक्चर होगा, परसों आएंगे इंशाल्लाह लेक्चर होगा, इसी तरह लेक्चर हमारे चलते जाएंगे। वो से सुन लीजिए प्लानिंग क्या होगी। हमारे ऑडिट में एक जगह पे लिखा है प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफॉर्मेंस। क्या लिखा है? प्लानिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफॉर्मेंस। प्लानिंग अच्छी, परफॉर्मेंस अच्छी। प्लानिंग फारग, परफॉर्मेंस भी फारग। ये प्लानिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वक्त कम है, कंसेप्ट ज्यादा है, बताया ना। ऑडिट नहीं पढ़ा हुआ आपने इससे पहले, मैंने जीरो से उठाना है आपको और एंड तक लेके जाना। अकाउंटिंग में आपके पास 3 पेपर है, ठीक है, फिर भी काउंटिंग के टीचर कहते हैं ऑडिट वाले करते क्या, तेरी है ना, करते क्या। बहरहाल चलें, लेक्चर प्लान। सबसे पहले जब हम आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे क्या हर रोज, क्या लेक्चर नंबर कौन सा है आज, इस लेक्चर में कंसेप्ट्स क्या हमने आपको सिखाने हैं, हमारी बुक में या ICAP की बुक में किस जगह पे ये कंसेप्ट मौजूद है, और आज के लेक्चर के बाद आपने घर जाके असाइनमेंट क्या करने हैं, सबसे पहले आपको ये बताया जाएगा। एग्रीड? समझ आ गई? फिर इसके बाद आपको माइंड मैप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे ताकि जो आपके सामने लिखा जा रहा है आप लिखने ना बैठ जाएं, वो लिखा रेडीमेड आपके पास अवेलेबल हो, आप तैयार हो सीखने के लिए। आप कहें ठीक है सर हमारे सामने सारी चीज रिटन फॉर्म में आ गई, समझाना शुरू करें अब बस। माइंड मैप आ गया हर लेक्चर का। फिर इसके बाद इससे आपका टाइम बचा है ताकि आप फोकस्ड हो सकें, अटेंटिव हो सके उस्ताद की तरफ। फिर लेक्चर का ओवरव्यू दिया जाएगा कि ये लेक्चर में जो आज हम चीज समझने जा रहे हैं ये क्या है, ये क्यों है, क्यों सीख रहे हैं हम, हमारे एड में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। फिर उसकी डिस्कशन होगी, और डिस्कशन में हम कुछ क्लासिक केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ क्लासिक केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे। इन कंसेप्ट्स की एक्सप्लेनेशन होगी, क्वेश्चंस होंगे। इन दोनों को इकट्ठा समझा रहा हूं। सबसे पहले मैं क्लास में आऊंगा, आपको बताऊंगा आज ये 2 कंसेप्ट पढ़ने हैं हमने, इस वजह से कि हमारे एड में ये इसलिए जरूरी है। फिर कंसेप्ट पढ़ाने से पहले कोई ना कोई 1-2 कहानियां आपको सुनाऊंगा, उन कहानियों में कोई ना कोई लेसन होगा और वो रियल वर्ल्ड केस स्टडीज होंगी। देखिए केस स्टडी सीखने से, अटेम्प्ट करने से पहले उसको सीखना समझना जरूरी है। तो आपको जब जो भी चीज सिखाई जाएगी ना, जब तक आपको ये ना बताया जाए कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से अप्लाई होती है, आपको सही समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको डिफरेंट केस स्टडीज बताई जाएंगी जो रियल वर्ल्ड में से एक्सट्रैक्ट करके आप उसमें से कुछ लेसन निकलेंगे जो उस लेक्चर से रिलेट कर रहे होंगे। इससे क्या होगा कि मैं कंसेप्ट भी सिखा रहा हूँ आपको कहानी की शक्ल में, आप समझ रहे होंगे आप कहानी सुन रहे हैं, कोई सर टाइम जाया, अच्छा है सर टाइम जाया कर रहे हैं, लेक्चर इसी तरीके से निकल जाए तो अच्छा है, लेकिन मुझे पता है मैंने उसमें किस किस जगह पे क्या क्या कंसेप्ट बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद केस स्टडी के बाद एक्सप्लेन करने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपने क्वेश्चन कुछ पूछेंगे, आप उनका आंसर होगा। फिर इसके बाद एंड पे क्विक रिवीजन होगी टू, अच्छा ये मैं अक्सर भूल जाता हूँ, आपने मुझे याद करवाना है। क्विक रिवीजन इसलिए होती है, एक तो स्टार्ट में ना ओवरव्यू क्विक रिवीजन मिलती जुलती चीजें हैं। ओवरव्यू में बता दिया क्या करने जा रहे हैं, क्विक रिवीजन में एंड पे आके क्विकली रिवाइज कर दिया 2 मिनट में। ये 2 मिनट में रिवाइज किया आपके लिए किस लिए, आपको पता चल जाए आप कि इस सारे लेक्चर में जो अहम चीजें डिस्कस हुई हैं, सर ने आखिरी 2 मिनट की बातें अगर आपको समझ आ गई तो इसका मतलब है सारा लेक्चर समझ आ गया। और खास तौर पे जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं इनके लिए ये क्विक रिवीजन 2 मिनट इसलिए जरूरी है कि कभी अगर आपने वीकेंड पे रिवीजन करनी है तो आप नोट कर लें कि इस लेक्चर के जो 2 मिनट रिवीजन है ना, ये यहां से लेके इस वक्त के दरमियान में है। आपने वीकेंड पे रिवीजन करनी है, पूरा लेक्चर ना सुने, क्या करें सिर्फ उन्हें 2 मिनट को सुन लें। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स उनकी क्विक रिवीजन हो जाएगी, भी अच्छी चीज है कि नहीं, ठीक है ना। आगे चलें, सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट होंगे इमीडिएट फीडबैक के साथ, और फिर प्राइस होगा। मेरा एक टारगेट है, क्या टारगेट है हमारा, स्टूडेंट जो है ना, क्लास एक होता है पढ़ाना, उस्ताद आया पढ़ाया चला गया, जिम्मेदारी पूरी। जब मैं जूनियर टीचर था ना शुरू में, तो मैं कहता था पढ़ाना भी है समझाना भी है, काफी अरसा इस पे काम कर। अब मैं 3G से 2G से मैं 3G पे आ गया। अब मैं कहता हूँ क्लास में पढ़ाना भी है,
क्लास में समझाना भी है, क्लास में याद भी करवाना है। जब आप घर जाए ना, आपको ये टेंशन ना हो कि मैंने याद करना है, बल्कि ये टेंशन हो जो होम असाइनमेंट है ना, ये जल्द से जल्द करने हैं। ठीक है, तो याद करवाने के लिए कुछ टेक्निक्स निकाल रहे हैं हमने, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी तो इतना टाइम नहीं है, कल के लेक्चर में या आइंदा जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे तब। तो याद रखिए, क्लास के अंदर ही एंड पे आपका टेस्ट होगा, 10-12 मिनट में टेस्ट होगा, इमीडिएटली आपको फीडबैक मिलेगा। और वो इस तरीके से मैं ड्राफ्ट करूंगा कि आपके कंसेप्ट आपको याद, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन याद होते जाएंगे आपको। ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है। 5 रुपए की डिस्कशन होगी, फिर जब कोई कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, और फिर रिवीजन होगी ब्रेन स्केप। ये कुछ चीजें ना, जैसे ये ब्रेन स्केप क्या है, ये मेंटीमीटर वगैरह क्या, ये मैं अभी होल्ड पे करता हूँ। ये आज के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये आपको करके दिखाऊंगा तो पता चलेगा। कुछ चीजें होती है ना इंसान कर, आपको मैंने बताया था ये ऑडिट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। इसका मतलब क्या, ये पढ़ के नहीं आता। क्लास के स्टार्ट में लिखा था, मैंने कहा लिखा था प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल लिखा हुआ था ना। ये पढ़ के नहीं आता, ये करके आता है। जब तक केस स्टडी नहीं करेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा सब्जेक्ट क्या। जब केस स्टडी क्लास में डिस्कस नहीं होगी, जब तक केस स्टडी अपने हाथ से नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, ये करके आता है। तो उसी तरह ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये आपको मैं बताऊंगा नहीं, ये सुन के नहीं, ये करके आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में इनको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे और आपको इसकी यूटिलिटी या इसके फायदे के बारे में बताऊंगा। आपको पता चल गया क्या कि हमने पूरे सेशन देखिए। बाकी चीजें अहम है आपके लिए, वो घर जाके दोबारा रीड कर लीजिएगा। ये चीज सबसे ज्यादा मेरे लिए अहम आने वाले लेक्चर, क्योंकि आने वाला हर लेक्चर जो है वो इन्हीं स्टेप्स में होगा इंशाल्लाह। कभी कभार ऊंच नीच होती जाएगी, लेकिन मेजर ये स्टेप्स होंगे। जी, ये कुछ समझ आया आपको? क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।